शुरू करते हैं। तो मूल अधिकार का सबसे पहले हम सामान्य परिचय देखते हैं, ठीक है? सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन, है ना? कि भारतीय संविधान में ये कहाँ मिलेगा। तो भारतीय संविधान में अगर हम देखें, भारत के संविधान में जो है इसका वर्णन जो है वह भाग 3 में, कहाँ पर? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक किया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है? यहाँ पर आपको मूल अधिकार मिल जाएंगे। अब मूल अधिकार की कुछ विशेषताएं अगर हम देखें, मूल अधिकार की कुछ विशेषताएं, तो इन विशेषताओं से प्रश्न बनाए जाते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। पहली विशेषता यह है कि यह मूल अधिकार जो होते हैं वह न्यायालय में परिवर्तनीय होते हैं। कैसे होते हैं? न्यायालय में परिवर्तनीय होते हैं, इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट, ठीक है? वाद योग्य होते हैं, जस्टिसेबल होते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का जो है वह उल्लंघन किया जाता है, एफआर का अगर उल्लंघन किया जाता है, तो आप जो है सीधे कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है? उनको लागू करवाने के लिए। क्लियर है बात? वही इसके आगे जब हम पढ़ेंगे डीपीएसपी, वह जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होते, मतलब उनके आधार पर आप न्यायालय नहीं जा सकते, लेकिन आप अपने मूल अधिकारों के आधार पर जो है न्यायालय जा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि यह भारत का अधिकार पत्र कहलाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहलाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, तो आंसर क्या होगा? भाग 3। नेक्स्ट है इसका जो स्रोत है, ठीक है? इसका जो सोर्स है वह अमेरिकी संविधान है। क्या है? अमेरिकी संविधान। मतलब भारत में फंडामेंटल राइट जो है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है? और अगर हम इतिहास में देखें तो इतिहास में क्या हुआ है आपको पता है कि कांग्रेस का हर साल जो अधिवेशन हुआ था, तो जो उसका कराची अधिवेशन था, ठीक है, 1931 में, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे, है ना? वहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, ठीक है, मूल अधिकारों के प्रारूप को जो है एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है? मतलब उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि हम भारत में फंडामेंटल राइट्स के लिए जो है मांग उठाएंगे, और जब हम भारत देश आजाद होगा तो मूल अधिकारों के संबंध में जो है प्रावधान किए जाएंगे, ठीक है? तो इस प्रारूप को किसके द्वारा बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था, ठीक? तो ये कांग्रेस के 3 अधिवेशन, 1929 का, 1930 का और 1931 का, बहुत महत्वपूर्ण है ना? इसे इतिहास में आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक? उसके बाद में अगर हम देखें तो मूल रूप से संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट दिए गए थे। कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट दिए गए थे? 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट दिए गए थे। लेकिन वर्तमान में हमारे पास 6 ही प्रकार के फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है? मूल संविधान में 7 प्रकार के दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट ही है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 19 के तहत समाहित किया गया था, उसे बाद में जो है वह एक विधिक अधिकार बना दिया गया। कैसा अधिकार बना दिया गया? विधिक अधिकार, लीगल राइट बना दिया गया। किसे? संपत्ति के अधिकार को। कब बनाया गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू। किसके थ्रू? 1978 के थ्रू, 1978 के द्वारा जो है इसे वह एक विधिक अधिकार बना दिया गया, और ले जाकर के अनुच्छेद 300 का, है ना, 300 ए के अंतर्गत इसको रख दिया गया। तो एक अधिकार कम हो गया, इसलिए अब कितने बचे? 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट बचे। और ठीक, तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 31 में भी किया गया था, है ना, और अनुच्छेद 19 में भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, अब एक मुद्दा और है इससे जुड़ा हुआ कि क्या फंडामेंटल राइट जो है वह संशोधनीय है या नहीं, मतलब फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है या नहीं, ठीक है, उसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो इसके लिए एक केस है जो आपको याद रखना है, केशवानंद भारती केस। कौन सा केस? केशवानंद भारती केस जो है, इसके बारे में तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा। तो केशवानंद भारती केस, ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हाँ भाई, फंडामेंटल राइट को भी अमेंड किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। मतलब आप मकान को फेरबदल कर सकते हैं। जैसे एक मकान है, एक बिल्डिंग है, उसका एक क्या होता है? नींव होता है, बेस होता है, जिसके ऊपर मकान खड़ा होता है। तो मकान के ऊपर वाले हिस्से में आप फेरबदल करना चाहें तो बदल सकते हैं। दरवाजा यहाँ है, उसको पैक करके कहीं दूसरी जगह से आप ओपन कर लीजिए आप अपने मकान को, ठीक है। अंदर कुछ फेरबदल करना है तो वो कर लीजिए, लेकिन आप नींव को नहीं बदल सकते, क्योंकि अगर आप नींव को बदलने जाएंगे तो मकान ही ढह जाएगा। तो ऐसा ही जजमेंट था केशवानंद केस में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो और ये जुड़ा हुआ है केशवानंद भारती केस 24वें संविधान संशोधन से। किससे जुड़ा हुआ है? 24वें संविधान संशोधन से, ठीक है। सारे संविधान संशोधन हम एक साथ एक वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अब
आपको जितने भी प्रकार के फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, अगर आप उनको हम देखें तो हमें जो है 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। उसके लिए एक ट्रिक है, समस्त शोध संस्कृति उपचार। क्या है? समस्त शोध संस्कृति उपचार, समस्त शोध संस्कृति उपचार। मेरे साथ बोलिएगा, समस्त शोध संस्कृति उपचार। इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रखिएगा। तो पहला प्रकार का जो आपका फंडामेंटल राइट है, वो है आपका क्या? समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी। कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है आपको समानता का अधिकार दिया गया, जिससे समाज में समानता लाई जा सके। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक है, इंग्लिश वाले यहाँ साइड में देख लीजिएगा, लिखा हुआ है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। यह जो है अनुच्छेद 23 से 24 तक इसका वर्णन किया गया है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। अनुच्छेद 25 से 28 तक। नेक्स्ट है संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसका वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। अभी हाल में ही कोई सा एग्जाम हुआ है, उसमें ये पूछा भी गया है। ठीक है, और लास्ट में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ठीक है, जिसके माध्यम से मूल अधिकारों को लागू करवाया जाता है न्यायालय के द्वारा। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब आपका अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय के द्वारा उपचार प्रदान किया जाता है। ठीक है, जैसे आप बीमार पड़ जाए या कोई आपको चोट पहुंचा दे तो हॉस्पिटल के द्वारा जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है। वैसे ही मूल अधिकारों का कोई उल्लंघन कर दे, राज्य के द्वारा उल्लंघन कर दिया जाए, तो फिर उसके लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हो गए आपके 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब एक एक आर्टिकल को हम लोग देख लेते हैं, जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसमें से सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, वो है आपका क्या? अनुच्छेद 12। क्या है? अनुच्छेद 12, जिसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया है? राज्य को परिभाषित किया गया है। ठीक है, राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा क्यों दी गई है? राज्य की परिभाषा इसमें इसलिए दी गई है जिससे वो संस्थाएं जो आपके मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन करती हैं तो आप उन्हें न्यायालय तक लेके जा सकते हैं। आपको पता तो होना चाहिए ना कि कौन आपके मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन करे तो आप किसके विरुद्ध न्यायालय जा सकते हैं। अगर आपको अपना प्रतिवादी ही नहीं पता कि आपको किसके अगेंस्ट न्यायपालिका तक जाना है, तो आप फिर न्यायपालिका जाके करेंगे ही क्या? है ना? तो राज्य को परिभाषित किया गया है और इसमें यह कहा गया है कि केंद्र सरकार मतलब केंद्र की कार्यपालिका और संसद, फिर राज्य सरकार, राज्य की कार्यपालिका और विधानमंडल, फिर आपके जो है म्युनिसिपैलिटीज, पंचायतें, है ना? और अन्य प्राधिकरण जैसे कि ओएनजीसी, सेल, क्रिकेट बोर्ड, ये सब जो है राज्य के अंतर्गत आएंगे और सुप्रीम कोर्ट समयानुसार इसकी जो है परिभाषा को और विस्तृत बनाता जा रहा है। तो राज्य को परिभाषित किया गया है। तो राज्य में क्या-क्या शामिल है? केंद्र की सरकार शामिल है, संसद शामिल है, राज्य की सरकार, विधानमंडल। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें शामिल है क्या? म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी, फिर आपके जो ये पंचायत हैं, ये भी शामिल हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लोकल बॉडीज जो होती हैं वो भी इसी के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में अदर अदर अथॉरिटी में अगर आप देखेंगे, अन्य प्राधिकरण में, तो उसमें जो है ओएनजीसी, तो ओएनजीसी है ना, ये जो अदर अथॉरिटी है इसको आप ऐसे याद रखिएगा। अदर अथॉरिटी को आप ऐसे याद रखिएगा, ऐसी सारी संस्थाएं जो या तो राज्य सरकार से फंड प्राप्त करती हैं या राज्य सरकार के सहायक के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, वो सब राज्य के अंतर्गत आएंगे। फिर अगला अनुच्छेद है जो कि है आपका अनुच्छेद 13। क्या है? अनुच्छेद 13, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, कोई भी ऐसा कानून, नियम कानून बनाया जाता है ना, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसे क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा या विधि शून्य घोषित कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा न्यायपालिका के द्वारा। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कानून का शून्य हो जाना। ठीक है, या कई बार इसमें कई लोग ये भी कह देते हैं कि इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 13 में जो है विधि को परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया है? विधि को परिभाषित किया गया है, मतलब इसमें विधि की परिभाषा दी गई है। ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है, कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, उन्हें वह क्या है? न्यायपालिका के द्वारा विधि शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यहीं से जो है न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? मान लो सरकार ने एक कानून बनाया, ठीक है, ये आपके मूल अधिकार है, ये आपके क्या है? फंडामेंटल राइट है।
अब सरकार ने एक कानून बनाया जो आपके फंडामेंटल राइट का इंक्रोचमेंट करते हैं, मतलब उसको कम करने का प्रयास करते हैं। तो ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है, न्यायपालिका के द्वारा जो है कानून के इस हिस्से को, जिसको पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया, संसद के द्वारा बनाया गया है, उसे क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा इतने हिस्से को। और अगर मान लो ये पूरा इंक्रोच करता है, फंडामेंटल राइट को कम करता है, तो पूरा कानून ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये है क्या, अनुच्छेद 13, जिसमें विधि की परिभाषा दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं, अब हम देखते हैं समानता का अधिकार। ठीक, ये केशवानंद भारती वाली बात हम पहले कर चुके हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 14 है। कौन सा है, अनुच्छेद 14, जिसमें दो बातें हैं, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। और क्या है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, विधियों का समान संरक्षण, इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दो बातें की गई है। इसमें से ये विधि के समक्ष जो समता है, इसको हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। कहां से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कानून के समक्ष या कानून की नजरों में सभी बराबर है, चाहे वह व्यक्ति राष्ट्रपति हो या एक आम आदमी हो, कानून की नजर में सभी बराबर होते हैं। तो इसको कहते हैं विधि के समक्ष समानता। ठीक है, कानून सबको एक जैसे नजरिए से देखेगा। जब कानून के सामने कोई खड़ा होगा या जज के सामने कोई खड़े होंगे, तो जज ये नहीं देखेगा कि वो व्यक्ति कौन है, अमीर है या गरीब है, ठीक है, विधायक है, सांसद है या एक आम आदमी है, उसकी नजर में सभी बराबर है। और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब ये होता है कि राज्य समाज के कुछ दबे कुचले वर्गों के लिए या सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जो है वह स्पेशल प्रावधान कर सकती है, कुछ सकारात्मक काम कर सकती है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है विधियों का समान संरक्षण। जैसे सपोज कीजिए, आपने देखा है सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था। तो आरक्षण किनको दिया जाता है, जो समाज के, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। महिलाओं के लिए, महिलाओं बच्चों के लिए जो है विशेष कानून बनाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें समाज में सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत होती है। या आपको इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज कीजिए अभी आप लोग जैसे एसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, या पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसमें एक मिनिमम हाइट मांगी जाती है। सपोज करो कि वो 5.5 है, ठीक है, ये मिनिमम हाइट का क्राइटेरिया है। जिसकी हाइट इससे कम होगी उसको क्या है, इस एग्जामिनेशन से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सोचिए कि जो लोग पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, कहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, पहाड़ी क्षेत्र के, ठीक है, हिली एरिया के जो लोग हैं, ठीक है, उनकी हाइट नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से ही कम होती है। जैसे आप नेपालियों को देख लीजिए, गोरखा लोगों को देख लीजिए, इनकी हाइट ऑटोमेटिक कम होती है। ये जो है 4.5 से 5 फीट के लोग ही होते हैं। ठीक है, 4.5 से 5 फीट के लोग ही होते हैं। ऐसे में तो ये सभी लोग जो है इस एग्जाम से बाहर रह जाएंगे। तो बताइए, हम समानता लाना चाहते हैं, लेकिन समानता के चक्कर में कुछ लोगों के साथ क्या हो गई, असमानता हो गई, अन्याय हो गया। तो इसी को बचाने के लिए विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान किया गया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का प्रोविजन किया गया है। तो ऐसे लोगों के लिए क्राइटेरिया को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। उसमें लिख दिया जाएगा नोटिफिकेशन में कि पहाड़ी क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए हाइट का क्राइटेरिया जो है इतना रहेगा। तो देखने में तो लगता है ये तो भेदभाव है कि पहाड़ी क्षेत्रों लोगों के लिए हाइट कम, लेकिन जो बाकी मैदानी क्षेत्र है उनके लिए हाइट ज्यादा। तो लग रहा है ना भेदभाव, लेकिन देखिए न्याय कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, इसीलिए ये सारी जो व्यवस्थाएं होती हैं, आरक्षण की व्यवस्था, महिलाओं बच्चों वृद्धों के लिए विशेष व्यवस्था, ठीक है, ये सब समाज में न्याय करने के लिए है, वही न्याय जिसकी बात हमने प्रियम्बल में किया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ गए ये दोनों कॉन्सेप्ट। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और भी है आपको याद रखना है, वो ये है कि विधियों के समान संरक्षण का कॉन्सेप्ट जो है हमने यूएसए से लिया है। कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है, अमेरिकी संविधान से लिया है। लेकिन विधि के समक्ष समता का प्रावधान हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। दो महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखना है। अगला आर्टिकल देखते हैं, अनुच्छेद 15। कौन सा आर्टिकल देखते हैं, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा, राज्य के द्वारा। इवन सार्वजनिक स्थानों में निजी कंपनियों के द्वारा भी, मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ जो है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर जो है वह डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ओनली दीज बेसिस, इसके अलावा कोई और बेसिस हो सकते हैं,
लेकिन कि इन आधारों पर, केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आधार आप लोग याद रखना। एक बार उत्तर प्रदेश के परीक्षा के पेपर में ये पूछ लिया था कि कितने आधार हैं, तो देखिए यहाँ पर 5 आधार हैं। कितने आधार हैं? ये 5 आधार हैं, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन भेदभाव नहीं करेगा? तो भैया राज्य नहीं करेगा। किसके द्वारा नहीं किया जाएगा? राज्य के द्वारा। और राज्य क्या है? अभी हमने अनुच्छेद 12 में देखा है। कहाँ नहीं करेगा? ये भी तो प्रश्न आता है ना कि कहाँ भेदभाव नहीं करेगा? तो भेदभाव नहीं करेगा दुकान, होटल, सड़क, कोई सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक पानी पीने का स्थान है, सार्वजनिक नहाने का स्थान है। क्योंकि पुराने समय में ऐसा होता था कि जो कुछ जगहों पर जो निम्न जाति के लोग हैं, सो कॉल्ड जो निम्न जाति के लोग हैं, उनको जो है वह सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। ठीक है? ऐसी ही घटना के बारे में जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जब जीवनी पढ़ो तो उसमें जो है हमें जानने को मिलता है। ठीक, अब नेक्स्ट जो है वह है आपका क्या? 15(3). 15(3) क्या कहता है? महिलाओं व बच्चों हेतु विशेष प्रावधान किया जाएगा। किस कौन? राज्य के द्वारा महिलाओं और बच्चों के हेतु विशेष प्रावधान किया जाएगा। ये एक तरीके से अपवाद है। ये अनुच्छेद 15 के जो हैं ये अपवाद माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? अपवाद माने जाते हैं, एक्सेप्शन माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हम तो समानता की बात कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान भी कर रहे हैं। ठीक है? तो इसको अपवाद की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है आपका 15(4). क्या है? 15(4). 15(4) में क्या है? SC, ST, OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन कहाँ पर? शिक्षण संस्थानों में, नौकरी में नहीं। नौकरी में 16, शिक्षण संस्थानों में जैसे स्कूलों में। ठीक है? स्कूल कॉलेजेस जो होते हैं वहां पर ST, SC, OBC के छात्रों को आरक्षण दिया जाता है। फिर है आपका 15(5). 15(5) में निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यही समाज के पिछड़े वर्गों के द्वारा। फिर है आपका क्या? 15(6). 15(6) EWS को शिक्षण संस्थान में आरक्षण की प्रावधान करता है। किसको? EWS को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को। ये प्रावधान कब जोड़ा गया है संविधान में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है? नहीं तो आगे मैं वीडियो में बता ही दूंगा आप लोगों को। नेक्स्ट है आपका क्या? अनुच्छेद 16। क्या है? अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में ठीक आर्टिकल 16, इसमें क्या किया गया है? इसमें बात की गई है लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है? किसमें? लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक, मतलब जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब यही सारी सरकारी नौकरियां, ये जितने भी संवैधानिक पद हैं वो सब। ठीक, तो लोक नियोजन जो सरकारी नियुक्तियां होती हैं उसमें सभी को अवसर की समानता दी जाएगी। और क्या कहा गया है कि राज्य के द्वारा धर्म, वंश, जाति, लिंग, ठीक है, जन्म स्थान या निवास आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है? यहां पर भी भेदभाव के निषेध किया गया है। ठीक है? तभी तो आप लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले यूपी पेपर देने चले जाते हैं, यूपी वाले MP आ जाते हैं, राजस्थान चले जाते हैं। ठीक है? तो भेदभाव का निषेध किया गया है इसमें। ठीक, लेकिन अब फिर इसके कुछ अपवाद हैं। ये 3 तो जो दिख रहे हैं ना, ये इसके अपवाद हैं। इस अपवाद में क्या कहा गया है? कुछ कुछ जगह पर निवास संबंधी शर्तें लागू है। मतलब जो छोटी नौकरियां होती हैं ग्रुप C और D की, वहां पर निवास संबंधी शर्तें लागू होती हैं कि अगर आप उस पर्टिकुलर राज्य के निवासी हैं तो आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। फिर क्या किया गया है? नौकरियों में भी आपको पता है ST, SC, OBC को जो है आरक्षण दिया गया है नौकरियों में। तो किसके तहत दिया गया है? 16(4) के तहत दिया गया है। EWS को भी आरक्षण दिया गया है 16(6) के तहत। तो 16(3), 16(4) ऐसा कोई आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि ST, SC, OBC वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 14, 15, 16, 17। तो आपको सही आंसर तक पहुंचना होगा। ठीक है? ये हो गया क्या? अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 किससे जुड़ा हुआ है? सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? वैसे भी 16 की उम्र में अब के समय में सरकारी नौकरी की जरूरत पड़ती है। फिर आ जाता है क्या? अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है वह क्या करता है? अस्पृश्यता का अंत करता है। किसका अंत करता है? अस्पृश्यता का। अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी। क्योंकि पुराने समय में ऐसा होता था, आप लोग जानते भी होंगे, अभी भी गाँव में ऐसे कुछ जगह प्रचलित होते हैं कि एक का छुआ पानी दूसरा नहीं छूता। ठीक है? एक दूसरे को नहीं छूते। ठीक, तो इसका जो है उन्मूलन करता है। इसका कहने का मतलब ये है कि भाई हम सभी लोग इंसान हैं, है ना? हम सभी के शरीर में एक जैसा ही खून बहता है, भले ग्रुप उसका अलग अलग हो सकता है ना? तो फिर मानव मानव में क्या ही भेद करना जाति के आधार पर? ये सब जो है लोगों के बनाए हुए जो है आडंबर हैं। तो इसके आधार पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत के लिए ये एक दंश की तरह था। ठीक है? जो भारत के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा था।
तो इसका अंत किया गया। और एक बात आपको याद ये और रखना है कि मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए कानून बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा। विभिन्न प्रकार के कानून, कुछ मूल अधिकार तो स्वतः लागू हो जाते हैं, लेकिन कुछ मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए कानून बनाया जाता है। तो अनटचेबिलिटी, छुआछूत, है ना, जातिगत भेदभाव, इन सब के लिए जो है वह सरकार के द्वारा कानून बनाए गए हैं। वैसा ही एक कानून है जिसे कहा जाता है सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है, वैसे इसका नाम बदला गया है, पहले इसका नाम था अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है। क्लियर है बात? तो ये हो गया क्या आपका अनुच्छेद 17। तो आपको याद रखना है, ये अधिनियम याद रखना है। पूछा जाता है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया था, और 3-4 टू ईयर दिए रहेंगे तो आपको 1955 लगाना है। क्लियर है बात? ठीक। नेक्स्ट है आपका क्या, अनुच्छेद 18। क्या है आपका नेक्स्ट जो है वो है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 जो दोस्तों वो क्या है, उपाधियों का अंत करता है। ठीक है, एबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत। इसमें क्या है, जब अंग्रेज हमारे यहाँ थे, और अंग्रेज के पहले भी जब शासक हुआ करते थे, तो देखिए वो अपने नाम के आगे जो है विभिन्न प्रकार की उपाधि लगाया करते थे, राजाधिराज, महाराजाधिराज। ठीक है, कहीं चंद्रगुप्त, कहीं विक्रमादित्य, तरह तरह की। फिर अंग्रेज आए तो वो महाराजा, राजा, सर, है ना, ये सब उपाधि दिया करते थे। तो इनका अंत कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के नाम के आगे उपाधि लगा रहता है उनको समाज में बहुत प्रेस्टिजियस समझा जाता है, और जो सामान्य लोग हैं उनकी को फिर कोई वैल्यू नहीं होती। फिर समानता कैसे आएगी? अगर हम समाज में इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, भेदभाव करेंगे, तो समानता कैसे आएगी? इसलिए उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ठीक है, तो इन सब का जो है, इन सबको समाप्त कर दिया गया है। लेकिन याद रखना कि जो अचीवमेंट है उसका यहाँ पर वो नहीं, जैसे कोई पीएचडी किया हुआ है तो उसको डॉक्टरेट की उपाधि मिलेगी, वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है। ठीक है, तो उसका अंत नहीं, लेकिन ये जो राज्य के द्वारा प्रदत्त किए जाते थे इनका अंत कर दिया गया है। इस अनुच्छेद से, मतलब इस पूरे समानता के अधिकार से जुड़े हुए कुछ प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट के केसेस के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि कई बार क्या होता है, संविधान के किसी आर्टिकल को लेकर के जो है क्लैरिफिकेशन नहीं होता, तो सुप्रीम कोर्ट में जो है वाद दायर किया जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना स्पष्टीकरण देता है। तो एक स्पष्टीकरण ये था, एक समस्या ये थी कि आखिर आरक्षण किस सीमा तक दिया जाएगा, मतलब ये जो रिजर्वेशन है, ये जो रिजर्वेशन है, ठीक है, इसकी सीमा क्या है? क्योंकि कई राज्यों में ये हो रहा था कि ये जो सरकारी नौकरी और अन्य जगह आरक्षण जो है 70-70% तक पहुंच जा रहा था। अभी मध्य प्रदेश का मुद्दा भी इसी बात पे लटका हुआ है। ठीक है, 27% जो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है। ठीक है, कुछ कुछ जगह 80% जो है आरक्षण दे दिया गया। तो आरक्षण की सीमा क्या है, ये बात सुप्रीम कोर्ट से पूछी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने, एक केस है बालाजी वर्सेस मैसूर राज्य, बालाजी पक्षकार थे, मतलब जिन्होंने वाद दायर किया था, और मैसूर जो है वो उसके प्रतिवादी हो गए। और एक बहुत महत्वपूर्ण केस है जो आपको याद रखना है, इंदिरा साहनी वाद, इंदिरा साहनी वाद 1992 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भैया, ऐसा है कि हम आरक्षण की सीमा 50% पर लिमिट कर दे रहे हैं, मतलब आप 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मतलब सब मिला जुला के एस टी, एस सी, ओबीसी को जो आप ये आरक्षण देते हैं वो 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यही मुद्दा जो है अभी मध्य प्रदेश वाला जो है वो फंसा हुआ है। ठीक है, हाई कोर्ट भी उसमें कब से हो गए सुनवाई कर रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है। और साथ में पदोन्नति में भी जो आरक्षण है, मतलब जो प्रमोशन होते हैं उसमें भी जो आरक्षण है वह 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक। अब क्या है, ओबीसी के आरक्षण के लिए एक कमीशन बनाया गया था, एक आयोग बनाया गया था 1979 में, जिसे क्या कहते हैं, मंडल कमीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंडल कमीशन। तो आपसे पूछा जाएगा कि मंडल कमीशन का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है ओबीसी के आरक्षण से है। किससे संबंधित है? ओबीसी के आरक्षण से है। कई बार मंडल कमीशन को द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि पहला जो है काका कालेलकर था, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर है मंडल कमीशन। 1979 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ठीक है, बनाया गया था कि भैया थोड़ा अध्ययन करके बताओ कि ओबीसी को कितना आरक्षण देना चाहिए देश में, उनकी क्या स्थिति है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, वो है आपका क्या, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो क्लास में जो है कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।